हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। कल 25 दिसंबर है और कल क्रिसमस डे है। तो जो भी मेरे भाई बहन और छोटे बच्चे क्रिसमस मनाते हैं तो उन सभी को मेरी तरफ से हैप्पी क्रिसमस डे। और मैं एक बात बता दूं कि मैं भी 8th क्लास से लेकर के 9th क्लास से लेकर के 11th क्लास तक क्रिश्चियन स्कूल में ही पढ़ी हूँ। और मेरे स्कूल का नाम सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल था। तो जो भी ओकेज़न होता था क्रिश्चियन का, क्योंकि ये क्रिसमस डे तो सिर्फ साल में एक बार होता है और उसके अलावा भी इनके कई फेस्टिवल्स होते हैं, तब चर्च में जाते हैं। तो मैं भी चर्च में जाती थी, बाइबल पढ़ती थी और जो वहाँ की सिस्टर होती थी मुझे थॉट लिख करके दे देती थी, तो मैं वो थॉट भी पढ़ती थी। और उसके अलावा हम लोगों का एक बैंड ग्रुप था, तो बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता था क्रिसमस डे पर। तो वो जो बैंड ग्रुप होता था वही इनॉग्रेशन करता था। तो मेरे बच्चे भी क्रिश्चियन स्कूल में ही पढ़े हैं। मेरा जो बेटा है वो 10th क्लास तक पढ़ा है और जो मेरी बेटी है वो 12th क्लास तक पढ़ी है। तो इसके अलावा मैं आज जिस सब्जेक्ट्स पर बात करूँगी तो उस सब्जेक्ट्स पर मैं सबसे पहले यह कहूँगी कि हमें तो अपनों ने लूटा, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि आजकल ये जो संबंध हैं और तलाक हैं ये इतने ज़्यादा गंभीर होते जा रहे हैं कि आप ज़रा सोचिए, आंकड़े लगा करके सोचिए कि जब आपके आस पड़ोस में शादी होती हैं और आस पड़ोस में शादी होने के 1 साल बाद ही ज़्यादा से ज़्यादा केसों में या तो दोनों में आपस में मनमुटाव होना शुरू हो, तो और ज़्यादा से ज़्यादा डाइवोर्स के लिए जो है फाइल शूट करते हैं। और ये जो तलाक है, मैं पहले कभी मैगजीन वगैरह पढ़ती थी तो मैंने पढ़ा था कि जो 30 एज के या फिर 25-28 अपर पे जो शादी होती हैं तो लड़के लड़की दोनों मैच्योर हो जाते हैं, तो उनका जो वैवाहिक जीवन होता है वह अच्छा होता है। लेकिन मैंने तो ये देखा है कि जो आजकल के बच्चों की शादी भी लेट हो रही है, एजुकेशन भी पूरी हो जाती है, उनकी जॉब भी बहुत बढ़िया लगती है और जो उनके पेरेंट्स हैं वो भी बहुत धूमधाम से शादी करते हैं। और ज़्यादातर बच्चे जो शादी करते हैं तो वो अपनी पसंद से शादी करते हैं। जब इतना सब कुछ होता है तो मुझे ये नहीं समझ आता कि शादी को निभाने में इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स कैसे आ जाती है। पहले जब आप लोग दोनों पढ़े लिखे भी हैं, जॉब भी करते हैं, तो आप लोग दोनों एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे की थिंकिंग को समझिए, उसके बाद में शादी कीजिए। क्योंकि शादी कोई ऐसा नहीं है कि आपने शादी कर ली और आप लोगों के बीच में मनमुटाव हो रहा है, आप लोगों ने डाइवोर्स ले लिया, क्योंकि ये तो जीवन नहीं है। क्योंकि हमारे समय पे तो जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी बहुत कम एज थी, तो मैंने तो अपने हस्बैंड को नहीं देखा था, मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी उन लोगों के बारे में। और जब मैं यहाँ भी आई तो मेरे हस्बैंड की और मेरी एज में थोड़ा बहुत फ़र्क है, थिंकिंग भी बिल्कुल ही अलग है, सब कुछ ही अलग है। और लेकिन मैंने तो कभी भी नहीं ऐसा सोचा कि, क्योंकि मैं ऐसा नहीं है कि मैं कुछ किसी काबिल नहीं थी या गरीब घर की थी तो मैं ऐसा नहीं सोच सकती थी। जिन्हें सोचना हो तो वो किसी भी काबिल ना हो फिर भी वहाँ पर नहीं रहते। लेकिन बात सोचने की ये है कि जब हमारी शादी हो जाती कि हम हद से हद कोशिश करें कि हम उस वैवाहिक संबंध को आगे बढ़ा सकें। तो वैवाहिक संबंध को आगे बढ़ाने के लिए यदि आप दोनों में मनमुटाव होता है तो आप शांति से बैठ करके सोचिए कि मुझ में क्या कमी है। यदि दूसरे पर्सन में कोई कमी है तो आप उस कमी को एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि आपकी जो फैमिली होती है, फैमिली में भाई बहन भी होते हैं, माता पिता भी होते हैं, तो आपकी सब किसी से तो थिंकिंग मैच नहीं करती है तो आप किसी से संबंध नहीं तोड़ देते। तो इसी तरह से जो है वाइफ हस्बैंड का भी होता है कि इस तरह से एकदम से आप दोनों इस तरह से संबंध तोड़ के बताइए अब क्या करेंगे। इतनी बड़ी जॉब में रहते हैं, इतनी एज पर आप लोगों की शादी होती है और यदि डाइवोर्स का आप केस लड़ते हैं तो कई तो ऐसे होते हैं कि दोनों जो है बिना किसी पर एलिगेशन लगाए ही कोर्ट कचहरी में जाते हैं, एप्लीकेशन दे देते हैं और उनका डाइवोर्स हो जाता है। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं कि वो जो सारी भड़ास होती है वो कोर्ट कचहरी में एक दूसरे की निकालते हैं। तो आप दोनों जब वैवाहिक संबंध में बंधे हो, दोनों की एक दूसरे की इज्जत करने की भी आप
कसम खाते सब कुछ है, तो कम से कम इस बात को तो आप लाज पे रखें कि आप जो कोर्ट कचहरी में एक दूसरे पर झूठे एलिगेशन लगाते हो तो वो इस तरह से ना लगाएं। और मैंने ये भी देखा है कि मेरे यहाँ भी एक मैडम थी, जब मैं 6-7 क्लास में थी तो मेरे स्कूल में ही पढ़ाती थी और मैथ की टीचर थी। उनकी मैथ बहुत ज़्यादा अच्छी थी और उस समय उनकी भी शादी 30+ में हुई थी और वो सारा घर का काम करके सुबह 5 बजे उठ करके और उसके बाद में फिर वो अपना स्कूल पढ़ाने के लिए जाती थी। तो उनके हस्बैंड को ये बात पता थी कि ये जॉब करती है, तो उन्होंने शादी के बाद सबसे पहले उनके लिए ये शर्त रख दी कि आप जॉब को छोड़ दो। तो मैडम ने कहा मैं तो शादी के पहले से ही जॉब करती, मेरी जॉब भी बहुत अच्छी है, तो मैं जॉब क्यों छोड़ दूँ। मैं दोनों में इसी बात पे लड़ाई रहती थी। तो उस समय बस मैं देखती थी, ना मेरे दिमाग में कोई बात आती थी ना मैं सोचती थी, क्योंकि मैं खुद ही 6-7 क्लास में थी। लेकिन आज मैं उस मैडम के बारे में सोचती हूँ कि वो मैडम में कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो मैडम नहीं झुकी। उन्होंने कहा कि मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ूंगी, मैं आपके सारे घर वालों का रिस्पेक्ट भी करूंगी और मैं आपके घर का भी सारा काम करूंगी, लेकिन मैं जॉब नहीं छोड़ूंगी। तो उन्होंने जॉब नहीं छोड़ा और आखिर में जो उनके हस्बैंड हैं वो ले गए और उन्होंने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया। और मैं एक बात बता दूं कि जो मेरे एमपी में, क्योंकि मैं एमपी में रही हूँ और यहाँ मैं कभी नहीं निकलती, मुझे एक दूसरे को जानने का कोई बहुत ज़्यादा नहीं मौका मिला, तो मैं एमपी की बात करती हूँ कि मेरे एमपी में जो लड़कियाँ हैं जो मीडियम फैमिली की हों या फिर मेरे जैसी गरीब फैमिली की, तो उनको ना 12-13 साल की उम्र से घर का काम सिखा दिया जाता है। उनसे ये कहा जाता है कि यदि तुम्हें पढ़ना तो पढ़ो, ये तो तुम्हारी सेकंड शर्त है, लेकिन फर्स्ट जो शर्त तुम्हारी ये है कि तुम्हें घर का काम पूरा सीखना है। क्योंकि यदि कोई गरीब और मीडियम फैमिली की लड़की होगी तो उसके लिए तो कोई ये नहीं कि बहुत कहीं का अच्छी जॉब वाला मिलेगा या ऐसा घर मिलेगा उसको कि नौकर चाकर होंगे। तो हमारी फैमिली में तो इसी तरह से लड़कियों के सामने शर्त रख दी जाती थी और मेरे सामने भी मेरे फादर ने ये शर्त रख दी थी। ये कहा, जब मैं 11th क्लास पास हुई, अच्छे परसेंटेज से मैं पास हुई थी, तो मुझसे कहा कि अब तो तुम्हारी पढ़ाई हो गई, अब तुम ऐसा करो कि घर का काम सीख लो और फिर तुम्हारी शादी कर देंगे। तो मैंने कहा कि मैं घर का काम तो सीख लूँगी, लेकिन अभी मैं कैसे शादी कर लूँगी, 11th क्लास में मैं 15-16 साल की, तो मुझे तो शादी नहीं करनी। तो फिर मेरे फादर ने कहा चलो तो तुम ऐसे कॉलेज में दूर तो नहीं जा सकती हो क्योंकि वहाँ तुम बस में जाना पड़ेगा, तो मैं ना बस तक छोड़ के आ पाऊँगा और ना मैं वहाँ तुम्हें अकेले भेजूँगा। तो वहाँ एक पास में टचवुड के साथ मेरी ही किस्मत से वो कॉलेज खुला हो, क्योंकि जिस स्कूल में मैं पढ़ी थी उसी स्कूल की तरफ से वो कॉलेज खुला था, खालसा कॉलेज था। तो मुझे मेरी मनपसंद सब्जेक्ट भी नहीं मिल पाए क्योंकि मैं लिटरेचर लेना चाहती थी, या मेरी संस्कृत बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी संस्कृत थी मेरी, क्योंकि मैं रामायण वगैरह भी बहुत ज़्यादा पढ़ती थी, 5-6 घंटे अखंड रामायण पाठ में रहती थी। तो इसलिए मैं लेकिन वो सब्जेक्ट नहीं ले पाई, लेकिन मैं पढ़ी, मैंने बीए भी किया। फिर बीए के बाद फिर मेरे फादर ने शादी की शर्तें रख दी, तो मैंने कहा चलो अब तो यदि शादी हो गई तो मैं शादी के बाद भी पढ़ लूँगी। तो लेकिन लड़कियों का क्या है कि कई जो लड़के होते हैं वो धोखे से भी डाइवोर्स ले लेते हैं। अब धोखे से डाइवोर्स वो कैसे ले लेते हैं मैं ये भी बता देती हूँ बच्चियों को। वो इस बात के लिए भी अलर्ट रहें कि उनके हस्बैंड यदि उन्हें बहुत अच्छे से घुमाने फिराने ले जाएं, उनके साथ बहुत अच्छा बिहेव भी कर रहे हैं, और यदि कोई पेपर पे साइन कराएं आपसे तो उस पेपर को अच्छी तरह से देख लें, क्योंकि क्या करते हैं कि आपको एकदम ही ब्लाइंड सा बना करके और आपसे उस पेपर्स पे साइन करा लेते हैं और फिर आपके सामने ये कहते हैं कि मैंने तो तुझसे डाइवोर्स ले लिया, अब तुझे तो मुझसे डाइवोर्स लेना पड़ेगा। तो ये तो एक तरह का धोखा हुआ ना। यदि लड़कों को डाइवोर्स भी लेना है तो आप सीधे सीधे कहें कि मैं लेना चाहता हूँ। मुझे ये नहीं समझ आता कि एक शादी के बीच में ये डाइवोर्स और तलाक वाली बात कहाँ से आती है। मान लो यदि आप एक रिश्ते में भी नहीं बंधे रह सकते तो एक कंप्रोमाइज़ की लाइफ तो जी सकते, क्योंकि यदि आप तलाक वाली लाइफ से अलग हटके भी जाते तो सोचिए आपकी जो लड़की है उसकी तो ज़िंदगी जो है एकदम, मतलब वो चाहे कितनी बड़ी पोस्ट पर हो, कुछ भी हो, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उसको दुख होता है कि वो समाज का सामना कैसे करेगी। अब एक रिश्ते से छूट गई है तो वो दूसरे रिश्ते में बनने का तो नहीं सोच सकती ना। और यदि उसके बच्चे हैं तो यदि लड़की गरीब होती है, मायके की तरफ से भी गरीब होती है, जॉब भी नहीं कर रही होती है उसके, या फिर 1-2 बच्चे हो जाए, उन्हें स्कूल में जाना पड़ता है, तो उसके पास इतने पैसे नहीं रहते कि वो बच्चों की फ़ीस भी दे सके।
और या फिर वो अपने बच्चों का खर्चा उठा सके। तो जैसे डाइवोर्स हो जाता है तो वो लड़की केस में जो कोर्ट में केस करती है कि मुझे जो है खर्चा पानी दिया जाए, गुजारा भत्ते का जो है केस करती है वो। तो उसे गुजारा भत्ते का जो है पैसे भी मिलते मिलते कितने साल हो जाते, मिलते ही नहीं है पैसे। यदि कभी मिले भी तो जैसे लड़के ने बोल दिया कि मुझे 20,000 रुपये मैं कमाता हूँ, तो उस 20,000 के अकॉर्डिंग उसे 2,000 1,000 इस तरह से पैसे मिल जाते हैं। तो इतने 1,000 में तो क्या काम होगा उसका। तो मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए जो इस तरह से लड़कियों का डाइवोर्स होता है, उनके बच्चे हैं, उनके बच्चों का खर्च उठे। तो मैंने जो LLB का एग्ज़ाम दिया था तो मैंने उसमें ये पढ़ा भी था कि जो लड़के होते हैं उनकी जो अपने घर की प्रॉपर्टी होती है, ज़मीन जायदाद होती है, तो उसमें से ना वो थोड़ा सा हिस्सा अपनी पत्नी के नाम कर दे ताकि वो अपने बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा लिखा सके, कि कोई ऐसी शॉप वगैरह खोल ले, कुछ अपना काम शुरू कर दे। क्योंकि इसी बीच यदि वो एक तो अपने बच्चों को पालने वाली सिंगल मदर है, फादर का भी रोल वही प्ले करेगी, मदर का भी वही करेगी, और यदि वो बीमार हो जाती है तो फिर उसके बच्चों का खर्च कौन उठाएगा। और ज़्यादातर मैंने तो ये केस में ये भी देख रखा है कि एक से एक रईस माँ बाप भी होते हैं, उनके भाई बहन भी होते हैं, लेकिन जब ऐसी कंडीशन आ जाती तो कोई भी उनका साथ नहीं देता है। तो मैं यही चाहती हूँ कि कम से कम इतना हो जाए कि लड़की के खर्चे के लिए कोई ज़मीन या प्रॉपर्टी उसे दे दी जाए, तो कम से कम वो अपने बच्चों की परवरिश कर सके। क्योंकि ये जो दो संबंध जुड़ते हैं, ये तलाक होता है तो ये कोई दुश्मनी तो नहीं होती, आपकी आपस में नहीं बनी, आप अलग अलग हो गए। तो सबसे पहले तो बच्चों का भी बहुत ज़्यादा मुश्किल की ज़िंदगी काटनी पड़ती, क्योंकि जो बच्चे हैं ना, बच्चे हमेशा ये एहसास, जो चाहे बच्चों के पेरेंट्स में कितना ही झगड़ा हो, लेकिन जब आप ना बच्चों के मन से पूछिए तो बच्चे आपसे यही कहेंगे कि हमें तो मम्मी पापा दोनों ही एक साथ चाहिए। तो मैं कभी ये सोचती हूँ कि इस तरह से यदि पेरेंट्स तलाक चाहते हैं, एक दूसरे में मनमुटाव हो जाता है, तो कम से कम आप अपने बच्चों को देख लीजिए। अरे हमारी ज़िंदगी का क्या है, हम तो अपनी ज़िंदगी में यदि तलाक ना हो, हमारी ज़िंदगी में वाइफ हस्बैंड की तरफ से कष्ट है, और हम उस कष्ट से यदि छुटकारा पा ले तो आगे आने वाली ज़िंदगी में शायद हमारे पास और भी कष्ट है। और फिर हमारे बच्चे हैं, जैसे कोई पिता है और पिता अपने बच्चों को देखता है कि उसके बच्चों का अच्छी तरह से खर्च नहीं हो पा रहा है, तो कम से कम एक पिता की जिम्मेदारी पूरी कीजिए। तो मैं तो यही चाहूँगी कि जो लोग भी तलाक लेते हैं तो तलाक लेने के पहले तो कम से कम 10 बार सोच लेना चाहिए। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी, तो जो मेरा दूसरा टॉपिक है वो है इच्छा मृत्यु से। इच्छा मृत्यु का मतलब कोई आत्महत्या नहीं है या खुद को ख़त्म कर लेना नहीं है। इच्छा मृत्यु का मतलब ये है कि जैसे कई लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, जैसे एकदम बेड पे चले जाते हैं और डॉक्टर उनके इलाज के लिए एकदम मना कर देता है, और घर वाले भी 4-5 साल तक इलाज कराते कराते एक तो आर्थिक दृष्टि से भी एकदम ही ख़त्म हो जाते हैं, और वह व्यक्ति बेड पर रहता है, उसकी जो दर्द होता है, उसका जो पीड़ा होती है वो उसके घर वाले बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और मान लो घर में सिर्फ 1 या 2 मेंबर हों और एक मेंबर देख रेख कर रहा है और दूसरा कुछ छोटी मोटी भी नौकरी कर रहा है, तो उससे ना तो इसकी दवाओं का खर्च निकल पाता है, ना घर का खर्च निकल पाता है। तो मैं 1-2 एग्जांपल ऐसे ही बताती हूँ कि मैंने कम से कम 10-12 साल पहले अखबार में पढ़ा था कि एक लड़की थी, तो उसके बर्थडे के दिन उसके हस्बैंड ने उसको बहुत सारे चाकू से मारा था, और मार करके उसे मतलब डेथ पॉइंट पे छोड़ दिया, लेकिन उसकी डेथ नहीं हुई। फिर उसकी मम्मी उसको ले करके आ गई, तो वो जो लड़की है हॉस्पिटल में थी, कोमा में चली गई, उसका इलाज हो ही नहीं सकता था, और उसकी मम्मी खुद भी नर्स थी, और इलाज कराते कराते उसकी मम्मी का सब कुछ बिक गया, दुकान बिक गई, जो कुछ प्रॉपर्टी थी वो सब बिक गई, और यहाँ तक कि उसकी मम्मी की भी डेथ हो गई। तो आप ये सोचिए कि यदि इच्छा मृत्यु का कानून होता तो उस लड़की का भी मतलब जिस तरह से नेचुरल डेथ की जाती उस तरह से कर देते, तो कम से कम वो अपनी इतनी तड़पती ज़िंदगी, जबकि उसे ये नहीं पता वो अपनी ज़िंदगी से जा चुकी है कोमा में, उसको नहीं पता है कि मैं जिंदा हूँ। तो ऐसी कंडीशन में तो ऐसी इच्छा मृत्यु का कानून तो बनना लाजमी सा लगता है, क्योंकि विदेशों में तो ये इच्छा मृत्यु का कानून है। क्योंकि एक पिक्चर मैंने देखी थी, मुझे वो पिक्चर के बारे में बहुत ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन मैंने वो पिक्चर देखी थी कि वहाँ पर जो है इच्छा मृत्यु का कानून है। अब मैं ये बताऊँ कि जो मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी को भी 3rd स्टेज का कैंसर था,
और उनका कैंसर इस हद तक बढ़ गया कि मैं भी एक गरीब फैमिली से ही हूँ। मेरे फादर जॉब करते थे, तो मेरे फादर मेरी मम्मी का भी ध्यान रखना, मेरा भाई भी मेरी मम्मी का ध्यान रखता था। और मतलब वो सिर्फ मेरा ही इंतज़ार करते करते उनके प्राण निकले, क्योंकि जो मैंने एक बार बताया था कि मेरी जो मम्मी, उनको भी रियलाइज़ हो गया था कि मेरी शादी बहुत दूर हुई है, इतनी दूर नहीं करनी चाहिए थी, तो वो हमेशा मुझे याद करती थी। तो इस तरह से उन्हें कैंसर इतना ज़्यादा फैल गया कि उनकी पीड़ा कोई भी नहीं सह सकता था। आस पड़ोस में भी बहुत तेज़ चिल्लाना, रोना, यहाँ तक कि वो पानी भी नहीं पी सकती थी। तो इस कंडीशन में सारे लोग ही बोलते थे, आप इस कंडीशन में कोई भी, तो आप उसके घर वालों से पूछिए कि वो क्या चाहते हैं। वो तो यही मेरे घर वाले भी चाहते थे, लेकिन मेरी मम्मी को जो सारे आखिरी इच्छा थी कि वो मुझे देखने की थी। तो एक दिन तो उन्हें एकदम लिटा दिया। फिर जब उन्होंने कोमा में थी, बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाती थी, तो उन्होंने इशारा किया कि मुझे मेरी बेटी को देखना है। तो फिर मेरे भाई ने फ़ोन किया कि तुम आ जाओ। फिर मैं अपने फादर के साथ में मैं अपने हस्बैंड के और बच्चों के साथ में गई। उस समय मेरा बेटा सिर्फ 4 महीने का था। मैं गई और मैंने उनकी कंडीशन को देखा। उनका पूरा शरीर गल चुका था और वो एकदम स्केलेटन बन चुकी थी। जो मेरी मम्मी मेरे सामने हंसती बोलती थी, और कम से कम वो 2 साल से इस कंडीशन में थी। और यदि इच्छा मृत्यु का कानून होता तो हमारी भी आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा न खराब हो। चलो, हमारी तो आर्थिक स्थिति कैसी ख़राब हो जाती, मेरे भाई भी सेवा कर ही रहा था बहुत ज़्यादा, मेरे फादर भी सेवा कर रहे, लेकिन जो एक एक सेकेंड का दर्द और पीड़ा उन्होंने सहन किया, तो वो तो इन पीड़ा से तो खुद ही मुक्त होना चाहती थी। तो यदि आप लोग ये चाहते हो कि इच्छा मृत्यु का कानून बने और मैं सही बोल रही हूँ, तो आप कृपया मुझे सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट्स करके बताएं कि मैं सही कह रही हूँ। हाँ, और यदि मैं गलत कह रही हूँ कि ये कानून बन रहा है तो गलत बन रहा है, तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएं कि ये कानून क्यों गलत बन रहा है।